आ रहे हैं। यदि प्रश्न आता है तो फिर आप Q&A में रखिए और समय होगा प्रश्नों के लिए। और ये पूरे वेबिनार को हम रिकॉर्ड करेंगे। जो आज नहीं आ पाए हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग है, और फेसबुक और लाइव ट्वीटिंग में हम इसको लाइव दिखा रहे हैं। और आप हम आपसे आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आप भाग ले रहे हैं। और जो डायरेक्टर है सतत विकास के और हमने जो है इस अनुसंधान का समर्थन वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्न। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और ये बहुत बड़ा अवसर है आज हमारे लिए। आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं मैं कनाडा से आई हूँ, और हमारा जो कार्यालय है वो कॉलक्विन में है। और इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इसमें वीगो के साथ पार्टनरशिप या भागीदारी करके। और आप लोगों ने जरूर इससे पहले इस जो जुलाई में इवेंट हुआ था उसमें आपने भाग लिया होगा, जहां पर हमने जो है पहले आंकड़ों के बारे में आपको जानकारी दी थी। महामारी ने किस तरह से तबाही मचाई है उसके बारे में आपको बताया था। आज का जो वेबिनार है वो उसका अनुवर्ती वेबिनार है, जहां पर हम इस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। इससे पहले हम इसकी गहराई में जाएं, रिपोर्ट्स के में जाएं, निष्कर्ष के बारे में बताएं। मैं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्था को बोलना चाहूंगी और कोविड-19 के बारे में जो प्रतिक्रिया हमारे सामने है, जिसमें ये जो अनुसंधान है उसने इसका जो है पालन पोषण किया है, मैं इसको ऐसे रखूंगी। और अब जो है हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं कोविड के बाद जो पुनरुद्धार या वसूली जो जो हमें हुआ है उसके बारे में, समता के बारे में बातचीत हुई है। या फिर ये जो है 25 मिलियन का जो है हमें प्रतिक्रिया मिला है। और इसके साथ जो उच्च गुणवत्ता अनुसंधान में हमें समर्थन मिला है, जैसे कोविड-19 के बारे में हमें प्रतिक्रिया मिली है। और विशेषकर जो वंचित महिलाएं हैं उनको समर्थन देने के लिए। और हमने जो है अपने नेटवर्क को स्थिर किया है। और इसके साथ जो है तात्कालिक जो है हमें हमारी जरूरत है। और जो लॉकडाउन हुआ है और जो सामाजिक रूप से जो दिक्कतें आई हैं उसके बारे में हमने बातचीत किया है। और 42 देशों ने इसमें पहल किया है। और हमें अच्छी तरह से समझना है कि इसका सामाजिक प्रभाव जो है महामारी का क्या हुआ है। हम जानते हैं स्वास्थ्य में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, बहुत ही ज्यादा कुप्रभाव पड़ा है, हमें मालूम है। और हमारे फाउंडर से हम जो है बहुत कुछ हमें जानकारी मिली है। और इसे हमें लचीला बनाना है, अर्थव्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाना है। हमें इस पर ध्यान देना होगा कि किस तरह से अनौपचारिक क्षेत्र में जो हमारे कामगार हैं उसको कोविड-19 ने किस तरह से प्रभावित किया है, और जो लोग पीछे रह गए हैं उनको किस तरह से हमें आगे लाना है। और इसके साथ जो है मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहूंगी कि 2 बिलियन कामगार जो है अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। विकासशील देशों में 90% लोग जो है अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, और उनको बहुत बदतर स्थिति उनकी हुई है इस आर्थिक ह्रास के वजह से। और 80 महीने जब से कोविड शुरू हुआ है, 600-700 दिन का प्रभाव इन पर पड़ा है अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं। और ये जो है अभी भी जारी है, परंतु अलग अलग देशों में आंकड़े अलग अलग हैं। तो
जो वित्त पोषण होता है वो पर्याप्त नहीं है। वीगो ने इसके आंकड़े 12 शहरों से एकत्रित किया है और अलग अलग श्रेणी के लोगों का, जैसे कि घर खाता मजदूर है, घरेलू मजदूर हैं, जो सड़कों पे अपना सामान बेचते हैं, उनको जो है बुरी तरह से प्रभावित किया है। किस तरह से महिलाएं और पुरुषों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ा है। जो पहला राउंड जो जुलाई में हमने आंकड़े लिए थे उसके ऊपर हम बात करेंगे, और दूसरा राउंड भी हमने अभी आंकड़ों को एकत्रित करने का उसको समाप्त किया है। मैं ये घोषणा करना चाहती हूँ कि हमने जो है इसके आंकड़े तैयार कर लिए हैं और इसमें जो है नीतिगत मामले हैं, और ये लिंक में हम पोस्ट कर देंगे उस रिपोर्ट के बारे में, और इसके साथ जो है हमारे वेबसाइट में ये उपलब्ध होगा और वीगो के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। आज जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है अलग अलग क्षेत्र जो है वो 2021 में क्या काम कर रहे हैं, और जो पेशागत जो लोग पेशागत रूप से इसने किस तरह से स्वास्थ्य और सुरक्षा की तरफ क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा है, और आर्थिक जो पुनरुत्थान इसका क्या हुआ है, और इसके साथ हम देखेंगे कि सरकार की क्या भूमिका होगी, क्योंकि इसमें अलग अलग बातें हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। और आज हमारे साथ जो है बहुत अच्छे उत्कृष्ट लोग हैं पैनल में, और उनका इस अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। शालिनी सिन्हा हमारे साथ हैं, जो वीगो के भारत की कंट्री प्रतिनिधि है, और उसके साथ हमारे साथ हैं एक वर्कर लेड ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शालू बेन हमारे साथ हैं, वो घर खाता मजदूर हैं और वो दिल्ली में काम करती हैं, और जॉनसन जोन हैं जो कि पुणे से हैं, जो एक लैंडफिल पिकर्स एसोसिएशन घाना से हैं, और उसके साथ खुसैफा मरियन हमारे साथ हैं, और वो एक कचरा बीनने वाले संगठन से है न्यूयॉर्क में, और मोहम्मद अतिया हमारे साथ हैं जो कि मेंबरशिप पर आधारित संगठन में है, और वो जो है सड़क पर जो सामान बेचते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके साथ जो है हम 18 महीने से इस महामारी से हम गुजर रहे हैं, तो अनौपचारिक क्षेत्र के लोग कैसे क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में हम सुनेंगे, और अभी तक प्रतिक्रिया उनकी क्या रही है, और क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, आगे हम कहाँ जाएं इसके बारे में हम सुनेंगे, और उसके साथ हम आपके कुछ प्रश्नों को लेंगे, और इसके साथ जो है आप चैट में अपने प्रश्न देखिए जो उत्तर देने में आसान होंगे चैट के जरिए, और इसके साथ जो है प्लेनरी में बाकी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। उसके साथ जो है मैं माइक रोगन को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो हमें जो है जो प्रमुख निष्कर्ष है उसके बारे में बताएं। माइक। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हाँ, आपकी स्क्रीन को हम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर परिचय आपने दिया। मैं वीगो की अर्बन पॉलिसी कार्यक्रम के साथ काम करता हूं, और रोज यूनिवर्सिटी जो कि दक्षिण अफ्रीका में है वहां से मैं काम करता हूं, और मैं आपको अनुसंधान के दूसरे भाग का जो निष्कर्ष है उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे अध्ययन टीम दल को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने साथ मिलकर के इस अनुसंधान को तैयार किया है। और ये एक बहुत ही समस्या से भरा हुआ समय था जहां पर हमने जो काम किया और इन आंकड़ों को एकत्रित किया, और हमने जो है अनुसंधान भी किया, और इस वेबिनार का आज आयोजन हो रहा है। इसलिए मैं जो है आपके समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।
यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ अनुसंधान जो हमारे हुए हैं उसके बारे में जो प्रमुख निष्कर्ष है उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 12 शहरों का जो है मैप मानचित्र आपके सामने है। हम आप को इनके बारे में बताऊंगा। और ये बता रहा है कि विगो वेबसाइट एक बहुत सारी सूचनाओं से ओतप्रोत है, जहां से आपको सभी सूचनाएं मिल सकती हैं। और यहाँ पर अगर आप जानना चाहेंगे किसी भी जगह के बारे में तो आप वीगो वेबसाइट में जाइए और वहां से आपको सभी सूचनाएं जो है प्राप्त हो जाएंगी। और उसमें बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसके जरिए आपको सूचना मिलेगी। ये दूसरा दौर का अनुसंधान है, जैसे कि मैंने आपको बताया अध्ययन का, जहां पर हमने जो है 2020 के मध्य में आंकड़े लिया और 2021 में भी हमने आंकड़े एकत्रित किए। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो है इस समय कामगारों से आंकड़े एकत्रित किए इस महामारी के दौरान। और एक साल के ये आंकड़े हैं और हमने जो है उन्हीं लोगों को लिया इस अनुसंधान के दौरान। आज मैं जो है कुछ प्राथमिक निष्कर्षों के बारे में बताऊंगा इस अनुसंधान के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हमने जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जो है अनुसंधान, दोनों तरह से इस अनुसंधान को या अध्ययन को किया है। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं और इसका जो है मात्रात्मक और इसके गुणात्मक जो जो अनुसंधान है, हो सकता है कि कुछ ये एक ऐसा अनुसंधान है जो चल रहा है, आगे भी चलेगा। और हम वेबसाइट में जो 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 हमें मिलेगा जो जो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज जो है वो क्षेत्र पर हम ध्यान दे रहे हैं जहां पर हमारे घरेलू कामगार काम करते हैं। हमारे जो कचरा बीनने वाले लोग हैं वो उनको हमने लिया है, जो बाजार में अपना सामान बेचते हैं या फिर जो सड़कों पर जो सामान बेचते हैं उन सबको लिया है। टैक्सी ड्राइवर्स को लिया है, जो समाचार पत्र का वितरण करते हैं उनको भी हमने इस अनुसंधान का भाग बनाया है। आज जो है हम 4 क्षेत्रों की बात करेंगे और जो आपको एक व्यापक जो है अवलोकन देगी इसके बारे में। 3000 कामगारों को हमने इसमें शामिल किया है। यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं जिसको हम बड़ी अच्छी तरह से आंक सकते हैं, महामारी के जो प्रभाव पड़े हैं। इसमें हमने अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को लिया है और उनके जो है कमाई पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा है। और हमने जो है आप देख सकते हैं जो हमने आंकड़े लिए हैं वो दोनों वेव्स, कोविड के दोनों वेव्स से, दोनों तरंगों से हमने लिया है। और यहाँ पर हमने जो है बाएं की तरफ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं फरवरी 2020 से हमने आंकड़े एकत्रित करना शुरू किया है। और फिर अप्रैल 2020 में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अनुसंधान किया है। और इस समय जो है लॉकडाउन की अवधि थी जिस समय, और कोविड जो है अपनी चरम सीमा पर उस समय था, जैसे कि आप सब जानते हैं। उस समय इस अध्ययन को किया था। उसके बाद हमने 2020 के मध्य में एक रिसर्च किया जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोविड ने लोगों के रोजगार को, लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उसके बाद 2020 के बीच में हमने एक और अध्ययन किया। और जो पैंडेमिक महामारी के दौरान के पहले की स्थिति, उसके बाद की स्थिति, दोनों को हमने लिया है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फुल टाइम काम कर सकते थे, और उसके बाद इसका जो है महामारी के दौरान किस तरह का कुप्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। अप्रैल 2020 में जो औसतन 5.5 से गिर करके 1.3 हो गया, और 2020 में आंकड़े बताते हैं कि ये 3.4 हो चुका था। और उसके बाद जो प्रमुख हमारी निष्कर्ष था 2020 में कि थोड़ा सा पुनरुत्थान हुआ, स्थिति में कुछ बदलाव हुआ, और उसमें जो है 72% जो कामगार हैं वो काम कर रहे थे महामारी के दौरान। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो है पुनरुत्थान के जो ये तस्वीर है ये बहुत अच्छी नहीं है। एक और तरीका है इसके बारे में सोचने का, इस स्लाइड के बारे को देखने का, वो है कि बहुत ही सीमित पुनरुत्थान हुआ। और ये जो अभूतपूर्व जो आकार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है पुनरुत्थान हुआ है अप्रैल 2020 से, और उसके बाद जो पुनरुत्थान थोड़ा बहुत हुआ है। और जो लोग दैनिक काम करते हैं, दैनंदिन काम करते हैं, उन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत सारे शहरों को हमने अध्ययन के लिए चुना है। और यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से हमने इसको दिखाने की कोशिश की है। ये 11 शहर यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो गहरे रंगों में दिया हुआ है वो जो है औसतन दिन, और जो हल्के रंग में है वो भी दिखाया गया है कि 2020-2021 के आंकड़े हैं आपके सामने। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी जो है फर्क है जैसे 2021 के बीच में। और यहाँ पर सभी शहरों में बहुत कम दिन लोगों ने काम किया है। इसका अगर औसतन आंकड़े आप लेते हैं, विचारार्थ लेते हैं, तो फिर काम करने की क्षमता भी जो है लोगों की गिर गई थी, जो लोग फुल टाइम काम कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि फ्लेवन एकमात्र ऐसा शहर है वहां पर जो है फुल टाइम काम में वापसी हुई है। कोविड से पहले वहां पर लोग 5.5 दिन काम करते थे, और अब जो है 5.6 है। इसमें एक फर्क काफी कम है, अंतर काफी कम है। और यहाँ पर जैसे कार्य दिवस के बारे में बताया गया है, उसके बाद एक और जो है एक्सट्रीम आप देख सकते हैं। फरवरी 2020 में जो घर खाता मजदूर हैं वो 4.5 दिन काम करते थे, और अब जो है वो एक दिन से भी कम एक सप्ताह में काम करते हैं। और इसमें जो है औसतन दिन बहुत ही कम है, परंतु अन्य शहरों में जो है आप देख सकते हैं कि काफी जो है गिरावट आई है। और मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हुआ है उसके हमने आंकड़े लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोविड ने लोगों को, कामगारों को प्रभावित किया है। और ये जो अध्ययन है ये बहुत ही रोचक है, और अलग अलग कामगारों का समूह है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कामगार हैं वो इतने पूरी तरह से 100% वापस नहीं आए हैं काम के लिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और इस वजह से उनकी कमाई में इसका जो है काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर जैसे कि आप उनके आय को आप देख रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप दाहिने की तरफ देखते हैं
तो जो है 2020 में जो है कामगारों की जो आप देख रहे हैं ये 35% वो काम कर रहे थे महामारी से पहले, और उनका 2020 में उनका उत्पादन का आप आंकड़े देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है पहले वो 64% उनको वो कमा रहे थे, और वो ये दर्शा रहा है एक विशेष उदाहरण बता रहा है। और वो केवल 72% दिन काम करते थे महामारी से पहले, और उनकी जो कमाई है वो थोड़ी कम थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महामारी से पहले उनकी क्या स्थिति है। बाएं की तरफ आप देखें तो फिर जो है जार क्षेत्र जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, घर खाता मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं हम, घरेलू मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं, और सड़क पर जो सामान बेचते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, और बाजार के व्यापारी के बारे में बात कर रहे हैं। इन चारों क्षेत्रों को आपने लिया है। और जो लोग कचरा बीनते थे वो उनके आंकड़े 41% थे, परंतु अब वो 79% है। और जो रास्तों में अपना सामान बेचते थे उनकी संख्या कुछ कम है। और दो जो ग्रुप है वो है घरेलू कामगार, वो 32% है। और उसके बाद जो है 2020 के बीच में ये आंकड़े और इस साल के बीचों बीच जो है उनका जो पुनरुत्थान था वो थोड़ा सा अच्छा हुआ, उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, जो वो आंकड़े दर्शाते हैं। और इसके पीछे ये है कि इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर है, और अलग अलग शहरों के आंकड़े जो है काफी अलग अलग है। और जो है आप गुणवत्ता उनकी देखें तो फिर इसमें अलग अलग है। जो मुख्य निष्कर्ष है जो इस आंकड़े में दिखाया गया है कि जो घर खाता मजदूर है उनकी जो कमाई है उसमें काफी गिरावट आई है, और इसमें महिला कामगार ज्यादा है, उनको बहुत बुरी तरह से वो प्रभावित हुए थे, और आपूर्ति श्रृंखला में उनकी हालत बहुत खराब थी। और 2020 के बीच में उस समय वो जो है केवल 10% उनकी आय थी। और जैसे कि आप देख रहे हैं 2021 में बहुत कम है, और 2020 2021 में थोड़ा सुधार हुआ है। और घर खाता मजदूर केवल 2% की कमाई उनकी रह गई। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके बारे में हम जो है इसकी इनको हम बाद में देंगे जब हम पैनल डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो है और आप देख रहे हैं काम के ऑर्डर्स कम आए हैं, और इसने घर खाता मजदूर को बहुत प्रभावित किया है। जो अब हम जानते हैं कि ये जो संकट है इसका प्रभाव दिखाया गया है। और जो है देश में जो प्रतिबंध लगे हुए थे उसके वजह से काफी प्रभावित हुई है। और शहर के स्तर पर आप देख रहे हैं कि इसमें काफी अंतर है। और अगर हम उनके श्रमिकों की आय की पुनरुत्थान के बारे में बात करें 2020 के बीच में और ये 2021 के बीच में, इस साल से पहले बहुत ही कम है। और इसके साथ जो है हर स्तर पर और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। 2020 के मध्य में जो कामगारों का रोजगार था वो काफी कम था, और ये कम हो गया। और इस साल के मध्य में कोविड से पहले जो उनकी कमाई थी वहां तक ये पहुंच गया, यानी पुनरुत्थान हुआ। और यहाँ पर जैसे कि दूसरा उदाहरण या
दूसरा एक्सट्रीम अगर आप देखें तो जब हमने जो है घर खाता मजदूरों का साक्षात्कार लिया तो उन्होंने उनकी कमाई बिल्कुल शून्य थी और उसके बाद जो है थोड़े महीने बाद भी इस कहानी वही थी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। और हमने देखा कि अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग क्षेत्र में स्थिति लगभग समान थी। और अन्य शहरों की तरफ अगर हम दृष्टिपात करें तो फिर आप देख सकते हैं कि 2020 में कुछ ज्यादा था है, परंतु बहुत ज्यादा तो नहीं है। और जब ये संकट का दौर आया तब जो है काफी अपवाद थे। बैंकॉक और डर्बन की कहानी कुछ और थी। और यहाँ पर उस शहर में जो कामगार थे उनकी कमाई जो है 72% थी 2020 में, परंतु 2021 में ये काफी कम है। ये 39% हो गया जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं। और इसमें काफी गिरावट हुई उनके आय में। बैंकॉक और डर्बन की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके साथ जो है हम कहीं इसके पास नहीं है। और ये सारे जो है कोविड के पहले की तस्वीर जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि महामारी से पहले भी जो है कमाई काफी कम थी। और उसमें से जिन देशों में वो काम कर रहे थे, मतलब संकट से पहले भी उनकी स्थिति कोई अच्छा नहीं थी। और वो जो है अपने आवश्यक वस्तुओं को मुहैया करने में जो है असमर्थ थे। और वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। पीस वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके परिवार की बात कर रहा हूँ। उनकी जो कमाई थी वो 64% थी कोविड से पहले। और अब 18 महीने इस संकट को गए हैं। और जो है ये जो संकट है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो कमाई में कमी आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे देखना। और ये दर्शाते हैं कि सरकारी समर्थन की बहुत जरूरत है। और यदि ये जो कमाई में कमी आई है घर के स्तर पर, तो उसमें कुछ उपाय जो है बहुत जरूरी है, जिसका हमने जो है आंकड़ों के संग्रहण के समय हमने इनको लिया। और ये बता रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग थे, प्रौढ़ लोग थे, वो भूखे रह गए। और बच्चों की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। इस सर्वे को करने से पहले हमने देखा इसमें काफी मेजॉरिटीज थी। और इसमें देखा गया कि बच्चों ने को भूख से तड़पते हुए उनकी और उनकी आय में कमी आई। और हमें पता है कि सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और बच्चों के ऊपर इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। और काम में भी काफी बाधाएं आई। और बच्चों में और बड़े बूढ़ों को इसका काफी प्रभाव पड़ा। और जो आय में कमी आई ये हम इस मानचित्र में देख रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, 37% उनको कुछ कैश रुपया दिया गया। और पहला जो हमारे वर्कर्स थे, जो कामगार थे, सरकार से उन्हें कैश मिला।
और जो उनकी आय में कमी थी उसको वो पूर्ण करने की कोशिश कर रहे थे। और जो प्रतिशत थी कैश की, उसने उस जो दिक्कतें आई उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करी। उस कैश से उनको थोड़ा सहारा मिला और 2% लोगों को इससे काफी सहायता मिली। तो इसमें जो थोड़ा सा बदलाव था वो काफी अच्छा रहा और इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया। लीमा में और 60% से ऊपर गया और धीरे धीरे इस कैश फ्लो को हमने बढ़ाया और दूसरे देशों में भी इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। 2021 तक कैश रिलीफ दिया गया और कामगारों को भी काम मिलने लगे। अब हम देखेंगे कि अंत में जो हमारे जो दूसरा जो हमने अध्ययन किया उसमें हमने देखा कि जो देश उभरते हुए जो देश थे उनको जो अनौपचारिक क्षेत्र से थे उनको आर्थिक मदद मिली और वो उनको धीरे धीरे जो उनकी दिनचर्या थी उसमें थोड़ा सुधार आया और 18 महीने हमने इसके ऊपर काम किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बताऊं आपको कि घर खाता मजदूरों को बहुत ही कम उनको सहायता मिली, मगर यही एक सच्चाई है। तो इस क्राइसिस के समय में जो हमारे घर खाता मजदूर हैं उनको थोड़ी बहुत मदद मिली। तो मेरे ख्याल से हर देश में हमको इसको इंगित करना पड़ेगा और खाद्य सुरक्षा किस तरह से गवर्नमेंट सप्लाई दे और ये बहुत ही जरूरी है कि वैश्विक तौर पर जो आर्थिक मदद है हमारे जो हमारे 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 जो घर खाता मजदूर जो अपनी जीवन चर्या को भी ठीक से नहीं बदल पा रहे थे, वो एक काफी एक उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। बट इस दिक्कत के समय सरकार को थोड़ी बहुत मदद जरूर करनी चाहिए, उनको लोन्स देना चाहिए। उनको 7% ही लोन मिला, हमने जो अध्ययन किया। और अंत में 90% जो कामगार हैं उसमें जो हमारे उभरते हुए देश हैं उसमें कामगार जो मजदूर हैं 61% उनको आर्थिक मदद की आवश्यकता थी और मगर उनको अभी भी काफी मदद की जरूरत है। मेरे ख्याल से
इन कामगारों को सतत सुरक्षा की जरूरत है। और धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी तरह से मेरे को सुना, और जो हमने अध्ययन किए वो हमने आपके सामने दर्शाया। और हम रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी सुनना चाहेंगे इसके बारे में। और अब धन्यवाद करूंगा आप लोगों का, और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा। धन्यवाद माइक। ये बहुत ही एक इमोशनल आपका भावनात्मक स्वरूप था। ये हम जितने कितने दिक्कतों से जूझ रहे हैं इसके बारे में आपने पूरा हमको बताया, और हम इसको किस तरह से इससे उभर पाएं वो उसके बारे में भी आपने बताया। ये बहुत ही एक भावनात्मक अध्ययन था। और सभी लोग टूट चुके हैं, सभी मजदूर, उनका परिवार, सभी लोग इस कोविड-19 के महामारी से एकदम टूट चुके हैं। अब मैं पैनल डिस्कशन करना चाहूंगी। मैं एक समरी तैयार करूंगी, और शालू बेन जो कि घर खाता मजदूर हैं। नमस्ते शालू बेन। नमस्ते सभी बहनों को। So, can you tell us, Shaluben, about the experience? शालूबेन, आपके अनुभव के बारे में बताइए, घर खाता मजदूर के बारे में, और जो आपके सामने जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बताइए, और क्यों आपका क्षेत्र इतनी बुरी तरह से प्रभावित है, बताइए इसके बारे में हमें। जी, मेरा नाम शालू है। मैं एक घर खाता कामगार हूँ, और मैं घर पे ही अपना सिलाई, कढ़ाई और तरपाई का काम करती हूँ। जैसे कि 2020 में कोविड पहले आया था, तो बहुत ही परेशानियां का सामना करना पड़ा। पति का काम छूट गया था, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा, और संबंध जैसे मतलब सब बंद हो गया। काम मेरा बंद हो गया था, मेरे पति का, बच्चों की पढ़ाई और कमरे का किराया मुझे देना पड़ा। बच्चों की स्कूल की फीस मुझे पूरी देनी पड़ी थी। कोई किसी चीज में ये नहीं था, कहीं से आना जाना भी नहीं रहा था। मुझे परेशानियों का बहुत बुरे तरीके से सामना करना पड़ा। मेरी जैसी सभी बहनों को बहुत दिक्कतें हुई थी, जो जैसे अपने घर पे ही काम करती थी, घर खाता कामगार, तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। जैसे ठेकेदार से काम करती थी, तो ठेकेदार का भी काम बंद हो गया था, सारी मार्केटें बंद हो गई थी। और जैसे दूसरी लहर आई थी, तो उसमें इतनी मौतें हो रही थी कि जैसे डर, एकदम अंदर से डर बैठ गया था। तो कहीं जाने के लिए भी नहीं मन करता था, कहीं काम भी नहीं था। तो सेवा से फिर मैंने बहनों को मास्क दिलवाए थे, और राशन की भी सुविधा मिली थी। राशन सभी बहनों को मैंने दिलवाया था सेवा से। और मैं एक लीडर के जगह पे हूँ, तो मैंने अपनी बहनों को, आसपास की बहनों को, सभी को, जैसे ठेकेदार से थोड़ा बहुत भी काम दिलवाया, और अपनी सेवा से, जैसे मास्क सिलाई के लिए आते थे तो मास्क दिलाए थे। और काम तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन वो ये है कि रेट बहुत ही कम हो गई है।
रेट के लिए जैसे हमारा 1 रुपए का काम था वो 50 पैसे हो गया, 10 रुपए का था तो 5 रुपए का हो गया है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत का ये है कि हमें पहले हम 5,000 या 3,000 का काम कर लेते थे, वहां पे हम 1,500 1,000 रुपए ये हमारा काम हो पा रहा है। मेहनत हमारी पूरी पूरी है लेकिन कमाई नहीं है। तो हमारी मेरे जैसी बहनें बहुत सी परेशान हैं कोरोना की वजह से। बहुत सारी बहनें कोविड के टाइम पे गांव चली गई छोड़ छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कोई काम ही नहीं था। उनके पति की नौकरी छूट गई, कोई काम नहीं। उनके जो अब खुद करती थी वो भी अपना कोई काम नहीं था, तो उसकी वजह से उन्हें यहाँ से गांव जाना पड़ा। मैं चाहती हूँ सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे, जैसे घर खाता कामगार बहनों के लिए भी कुछ काम नहीं किया। मेरी जैसी बहुत सी बहन आज भी परेशान है। सरकार से मेरी अपील है यही कि हमारे बारे में भी कुछ सोचे। हमारे जैसी घर खाता कामगारों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ सोचे। हम सेवा से जुड़े हैं तो हमें बहुत सारी राहत है, क्योंकि हमने वैक्सीन के टाइम पे हमारे वैक्सीन भी ली थी, सभी ने वैक्सीन ली थी। सेवा हमें वैक्सीन के लिए भी ले गई थी और हमें राशन भी दिलवाया, 2 बार हमें राशन भी मिला। तो सरकार से मेरी यही एक अपील है कि एक तो रेट हमारे लिए थोड़ा सही दे, क्योंकि हम रेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, घर नहीं चला पा रहे हैं। और घर खाता कामगार बहनों का भी थोड़ा किसी चीज में नाम आना चाहिए, पहचान होनी चाहिए हमारी भी, क्योंकि सरकार सभी को कोरोना के टाइम पे मदद दी थी लेकिन हमारे लिए कोई मदद नहीं थी। तो हम सरकार से बहुत ज्यादा अपील करते हैं कि हमारी थोड़ी रेट भी बढ़ाए और हमारे लिए कुछ सोचे घर खाता कामगार बहनों को। Thank you so much, Shaluben. Really are very शालूबेन बहुत 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 धन्यवाद जो Thank you. और मुझे भी आपने बहुत अच्छा अच्छी लगा। तरह से your call to government to and I hope some और कम से कम सरकार आपकी बात सुने, क्योंकि आपने कितने स्पष्ट रूप से आपने बताया कि होम बेस्ड वर्कर्स जो है भारत में या दिल्ली में वो कितनी परेशान है। और बहुत सारे देशों में यही स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व भर में। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं शालिनी के पास जाऊंगी। शालिनी, आप जो है इसके बारे में हमें विस्तार में बताइए और कोविड पैंडेमिक का महामारी का इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना हमें बताया और जो चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और बाकी जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं वो कैसे प्रभावित हुए हैं, उनको सरकार से क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शालूबेन, आपने बहुत अच्छी तरह से घर खाता मजदूर के बारे में बताया। एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगी कि जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं वो अदृश्य हैं और दिल्ली में भी हमने 4 क्षेत्र में देखा कि वो सबसे कम उनको पैसे मिल रहे हैं और ये जो है उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, जो कि मेरे प्रेजेंटेशन में भी है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से पुनरुत्थान हो चुका है, वसूली हो चुकी है, स्थिति में सुधार आया है, ऐसा नहीं है। जो है कहानी बहुत ही दर्दनाक है और बहुत सारे जो है 80% जो काम करते हैं लोग अनौपचारिक क्षेत्र में है और
4.9 मिलियन इनकी संख्या है। और ये जो है मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा संख्या होगी, परंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी क्षेत्रों में जब हम उनकी कमाई को देखते हैं वो बहुत ही कम है सभी क्षेत्रों में। यदि हम कोविड के पहले के समय के साथ इसकी तुलना करें तो हमारी जो पुनरुत्थान की कहानी है या फिर उसका जो रास्ता है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। परंतु मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष जो है दूसरा जो है अप्रैल में जो है स्थिति बहुत खराब थी, दूसरा लहर आया था। और जो दूसरे तरंग के समय रोज 233 के करीब मामले आते थे और 450 लोगों की मृत्यु हो रही थी रोज के आंकड़े मैं बता रही हूँ। और इसके साथ जो है चिकित्सा क्या का अभाव था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बिस्तर नहीं थे, लॉकडाउन लगाया गया अप्रैल 19 से मई 31 तक। और जब कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन जो है बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं था, कठोर नहीं था। और वहां पर कामगारों ने हमें बताया कि किस किस तरह की निषेध उन पर लगा हुआ था और वो काम के लिए इधर उधर नहीं जाते थे। और जहां पर वो रहते हैं वहां पर स्थिति बहुत ही बदतर थी। और जहां पर कचड़े बिनने की बात है, हमने चारों क्षेत्रों की बात की है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं चारों में उन्होंने घर खाता मजदूर के बारे में बताया है। और दूसरे क्षेत्रों के बारे में जो कचरा बीनती है वो प्रति सप्ताह काम बहुत करती थी और वो पहले से बहुत कम कमाई उनकी थी। और उन्होंने साक्षात्कार के दौरान कहा कि क्योंकि उनके पास कचरे की कमी थी, कचरा नहीं मिल रहा था, नगर निगम ने उनके ऊपर जो है निषेध लगाया था, उनको बीनने का जो काम है वो नहीं दिया जा रहा था। और जो जगह उनको था पहले उनके पास था वो उनको नहीं दिया जा रहा था और निजी लोग उसको ले जाते थे या फिर नगर निगम उसको लेके जाते थे। और उसके बाद जो है मात्रात्मक रूप से गुणात्मक रूप से जो है स्थिति बदतर थी। और जहां तक हम सड़कों पर जो सामान बेचते हैं उनकी स्थिति को देखें कि बाजार बंद थे, ग्राहक कम थे और आय भी कम थी और पूंजी की कमी थी। दिल्ली की अगर हम बात करें, एक उदाहरण देना चाहूंगी कि 500 जो है साप्ताहिक बाजार लगते हैं जो दिल्ली में चलते हैं। और पिछले 2 साल से अभी तक वो खुला ही नहीं है, पिछले 2 महीने से वो काम कर रहे हैं। और मॉल्स बहुत पहले खुल गई हैं, परंतु इस तरह की बाजार को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। और हमने देखा कि बेचारे जो है दुकान तो खोल देते थे परंतु उनको आने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। स्वनिधि नीति उसे कहा जाता था, एक बार में ऋण उनको दिया जाता है। दस्तावेज जो जिसकी जरूरत थी वो जो है उससे इनका काम और कठिन बन गया। और अभी कुछ सुधार हुआ है। और महिला जो है आप जैसे जानते हैं घर खाते मजदूर हैं, उनका जो है उनका कुछ पुनरुत्थान तो हुआ है परंतु मासिक आय अच्छी नहीं हुई है। दिल्ली में हमने जो है पार्ट टाइम घरेलू मजदूरों को लिया, घर खाते मजदूर को लिया और औसतन घर में जहाँ पर वो काम करती हैं और औसतन काम के दिवस को हमने लिया। जो घरेलू कामगार थे उनका कहा कि सौदेबाजी में बहुत ज्यादा जो है प्रभाव था, वो कभी भी अच्छे वेतन की मांग नहीं कर पा रहे थे। और कुछ घरेलू मजदूरों ने मुझे कहा कि ऐसा दिवाली उन्होंने मनाया जो काली दिवाली थी, जहां पर कोई मिठाई नहीं बांटा गया, कोई बोनस नहीं दिया गया। दिवाली बोनस जो कि एक वार्षिक प्रोत्साहन होता है वो नहीं दिया गया। और यहाँ पर हमने एक प्रवृत्ति देखी है कि ऐप और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जो सेवा डोमेस्टिक वर्कर्स ने दिया और इसके साथ जो पुरुष थे जो इस क्षेत्र में आ रहे थे और
कुछ काम जो घरेलू मजदूरों के काम था वो थोड़ा सा उनको उसको मूल्य दिया और कुछ राशि उन्हें मिली, जैसे कि जो रसोई बनाती हैं, खाना बनाती हैं, और उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ था, परंतु अन्य क्षेत्रों में नहीं। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर अगर हम कामगारों की बात करें, हमेशा जो है उनकी हानि हुई है, आय में कमी हुई है और बचत भी नहीं हुआ है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बचत की राशि थी उसको भी उनको खर्चा करना पड़े। कुछ लोगों ने खाद्य सुरक्षा की बात की और कहा कि उपभोग कम हुआ है, और इसमें से कुछ लोगों को जो है एनजीओ और सरकार से खाद्य समर्थन जरूर मिला, परंतु इसके जब समर्थन तभी आता है जब लॉकडाउन हो या किसी तरह का स्ट्रेस हो या तनाव हो, और ये जो था नियमित नहीं था, क्योंकि उनको दीर्घ समय तक जो है समर्थन चाहिए था। एक घर का किराया देना जो है वो उन्होंने भी बताया कि कहाँ जहाँ पर वो काम करते थे, रहते थे, वहां पर कभी भी उनको डर रहता था कि कभी भी उनको घर से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। और कोविड का जो प्रोटोकॉल था उसके वजह से जिंदगी जो है बहुत कठिन बन गई। दिल्ली की अगर हम बात करें कि जब मास्टर प्लान जो है तैयार किया जा रहा है, मास्टर प्लान एक ऐसा दस्तावेज है जो शहर की योजना बनाता है आने वाले 20 वर्षों में। भारत जैसा एक देश जहां पर जो बहुत बड़ा है, जिस तरह से ये बीमारी आई और जो नीति, जो योजना जिसका हमने प्रयोग किया इस बीमारी को नियंत्रित करने में, वो काफी कम था। तो ये जो शहर है वो एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहाँ पर लोगों की जो है आजीविका ने बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। लॉकडाउन हुआ और जो अनौपचारिक क्षेत्र के लोग थे उनको इसने बुरी तरह से प्रभावित किया, और बड़ी त्रासदीपूर्ण तरीके से इसने प्रभावित किया। जब मास्टर प्लान बना, इसका मसौदा बना, और ये एक अवसर बन गया जिसके तहत जो है ठोस प्रयास किया गया जिससे कि सबके लिए आर्थिक रूप से पुनरुत्थान हो। मैं प्रचार की भाग थी, मैं भी दिल्ली कैंपेन मैं भी दिल्ली हूँ, और ये एक ऐसा प्रचार है, उसका ये मतलब है सिविल सोसाइटी, संगठन, एकेडमिक, सबने इसने मांग किया, और इसका उद्देश्य ये था कि एक ऐसा शहर बनाया जाए जो कामगारों के लिए अनुकूल हो, सबको आजीविका वहाँ अच्छी तरह से मिले, ये उसका उद्देश्य है। और ज्यादातर जो काम है जो पहले किया गया था वो ये था कि जो कामगारों की जो प्रतिभा है और उसको और सशक्त बनाया जाए और उनकी जो आवश्यकताएं है उसको पूरी की जाए। तो मैं अपनी बात ये कहकर समाप्त करूंगी कि दिल्ली में हम ये महसूस करते हैं कि भविष्य में जो है एक न्यायपूर्ण जीवन मिले सभी शहरवासियों को, और मास्टर प्लान जो है हमारे लिए का अवसर है जिससे कि हम अपने को और मजबूत बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी आपने दिया है, और ये सब बहुत ही जटिल है, मैं समझती हूँ। सरकार जो है बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है और छोटे छोटे उपाय भी नहीं कर रहे हैं, और जो शहरों में ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ही दर्दनाक है। और दिल्ली से अब हम अफ्रीका चलते हैं और वहाँ की स्थिति के बारे में सुनते हैं, घाना के बारे में। जॉनसन, आप जो है लैंडफिल वेस्ट स्पीकर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग सुनना चाहेंगे कि किस तरह से महामारी ने जो है कूड़ा बीनने वाले लोगों को किस तरह से प्रभावित किया,
और लोग इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा अवसर आपने मेरे को दिया और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं इस जो है कूड़ा बीनने वाले जो एसोसिएशन है उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं लैंडफिल स्थलों में काम करता हूँ। हम 30 साल से ज्यादा समय से यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। In terms of numbers, we are now over 500 waste pickers working at the Pun landfills. हमारी संस्था में 500 लोग काम कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कचरा बीन कर एकत्रित करते हैं और प्लास्टिक्स करते हैं, कागज करते हैं, धातु मेटल्स भी एकत्रित करते हैं और हम एक रिसाइकल संस्था है, उसमें हम काम सारी ये चीजें रखते हैं और इन चीजों को हम आगे बढ़ाकर ले जाते हैं और हम आजीविका चलाने के लिए ये चीजें एकत्रित करते हैं और हम अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ये काम करते हैं। और कोविड-19 के समय हम इन सारी चीजों को एकत्रित करके रिसाइकल करते हैं, मगर अब जो हम एकत्रित पहले करते थे वो अब उसमें काफी कमी आ गई है। कोविड-19 के दौरान 1 किलो प्लास्टिक मगर अब काफी कमी आई है, उसमें पैसों में भी कमी आई है और उसमें जो आय है उसमें भी कमी आई है। तो इसमें काफी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, इसमें काफी चर्चाएं हुई हैं इसके ऊपर। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उनकी आजीविका में सुधार किस तरह से हम लाएं और हमारे जो ये वेस्ट पिकर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, इनकी हम किस तरह से सहायता करें। और इस दौरान हमारे देश में काफी प्रभाव पड़ा है और हमारे आजीविका में भी काफी प्रभाव पड़ा है और क्योंकि जो रोजमर्रा की जो हमारे कचरा बीनने वाले हैं उनको कचरा कम मिल रहा है, उनको वो इस तरह से बेच नहीं पा रहे पहले जैसे वो बेच रहे थे, तो उनके आय में भी काफी कमी आ चुकी है, तो उनको अपना जीवन चलाने में भी काफी दिक्कत आ रही है। तो हमने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं और काफी फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण भी काफी दिक्कत आ रही है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो इस सामान को एकत्रित करने में भी काफी कमी आई, तो वो उसको हम किस तरह से उसमें सुधार लाएं वो हम देख रहे हैं। हम किस तरह से सरकार के साथ हम इन कचरा बीनने वालों की मदद करें ये देख रहे हैं और स्वच्छता के ऊपर भी हम देख रहे हैं।
हम ये कचरा बीनने वालों का एक कोऑपरेटिव तैयार कर रहे हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट हिसाब से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे एक, तो उसमें जरूरी है कि सरकार जो स्थानीय सरकार है किस तरह से इस ट्रेंड को आगे बढ़ाएं और हमारे समाज में इन लोगों की किस तरह से सहायता करें। हमारे एसोसिएशन, हमारे संघ में हम इनको मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। बूढ़े लोगों को, बच्चों को उनको दवाइयाँ प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए ये भी देख रहे हैं और एकजुट होकर हम किस तरह से इन लोगों की मदद करें ये भी हम देख रहे हैं। और कोविड के समय जो समस्याएं इन से ये लोग जूझ रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। हम काफी प्रशिक्षण इन लोगों को काफी प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमने प्रशिक्षण सेंटर्स खोले हैं और मैं समय की कमी के कारण और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जॉनसन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ बोला और शालू बहन ने भी जो बोला, हम उसका सम्मान करते हैं। आपके दिनचर्या में जो आपकी सहायता है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाना चाहूंगी सिस्टर, ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, अमेरिका से हैं। आपके न्यूयॉर्क में क्या क्या समस्याएं हैं? मैं 10 साल से कचरा बीन रही हूँ। मैं और क्या बोल सकती हूँ? मैं काफी देर तक रिसाइकल करती हूँ सामान की और दिनचर्या और मेरी आजीविका चलाने में भी मेरे को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय जो हमारे जो साथी हैं वो काफी दिक्कतों से जूझ रहे हैं और हम अपने लोगों को दूसरे सेंटर से काफी ज्यादा पैसा दे रहे हैं। और क्या मैं बोलूं, हम लोग कैंस और बोतल की रिसाइकल करते हैं, मगर कई लोग रिसाइकल वाला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफी जूस बॉटल्स होते हैं, वो मैं चाहती हूँ हम लोग उनको बेचें और हम ये पूछते हैं कि जो पैसा है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए, करीबन 10 सेंट्स का पैसा बढ़ना चाहिए। तो ये जो पैसा मिलता है वो काफी नहीं है
और इस संकट से जो हम जूझ रहे हैं ये बहुत ज्यादा है। हम बिल्कुल टूट चुके हैं। हमें कुछ और पैसा मिले तो हम अपनी आय में बढ़ोतरी चाहते हैं, जिससे हम अपनी आजीविका में सुधार ला सके। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी आय में बढ़ोतरी जरूरी है। जो पीछे हमने किया उससे हमें बहुत कम मिल रहा है। अभी न्यूयॉर्क में 10,000 लोग हैं जो कि कचरा बीनने वाले हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी उनकी तरफ से कि जो 5 सेंट मिल रहे हैं उसमें हमें और 5 सेंट की बढ़ोतरी चाहिए। टोटल 10% की बढ़ोतरी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर हम एकजुट होके इसमें काम करें तो ये संभव है, क्योंकि हम इसका समर्थन करते हैं। हम मास्क दे रहे हैं, हम ग्लव्स दे रहे हैं, हम सुरक्षा को देख रहे हैं। किस तरह से हम सुरक्षित रह पाएं वो हम देख रहे हैं। हो सकता है 100% नहीं, मगर कुछ तो कर रहे हैं। और इस महामारी में हम जो भी जब लॉकडाउन के समय हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, मगर अब हम लोग अब काफी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। और अब स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। हम लोग अभी काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है, मगर जो हमारी आय है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार हमारे साथ दया दृष्टि दिखाए और हमारी आय में थोड़ी बढ़ोतरी करें। हम लोग सारे कचरा को एक साथ लाते हैं और उन्हें हमें स्वीकृति देनी चाहिए, हमें सम्मानित करना चाहिए। उन्हें भाईचारा दिखाना चाहिए, क्योंकि हम स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कार्य है। मैं और क्या बोल सकती हूँ। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमें आय में बढ़ोतरी की बहुत जरूरत है। हमें 10 सेंट की बढ़ोतरी चाहिए। और क्या बोलूं, ये सारी समस्याएं हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो ये हम कचरा एकत्रित कर रहे हैं वो हमारे साथ ही हैं, वो समुद्र में नहीं जा रही हैं। अगर हम इनको एकत्रित ना करें तो ये सारा समुद्र में बह जाएगा। तो उसमें जो हमारे मछलियां हैं, जितने भी सामुद्रिक मछलियां हैं, उनको हानि पड़ेगी। और हमने जो सारा ये कचरा एकत्रित किया है, इसके लिए सरकार को हमें सम्मानित करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग बहुत ही जरूरी कामगार लोग हैं हमारे लिए। और जो आपने बोला भाईचारा, ये बहुत जरूरी है।
आप लोग जो कार्य करते हैं वो बहुत अच्छा है। आपका जो संदेश था वो बहुत अच्छा था। ये लोग जो हैं सड़क से जो कचरा उठाते हैं, सड़क के जो दुकानदार हैं, ये लोग हैं। धन्यवाद एरिन। और आप लोगों ने जो इतना उत्तम कार्य किया उसके लिए आप लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। शैलू बहन को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और वो कितनी बड़ी दिक्कतों से का सामना कर रही हैं ये। और जो रास्ते के जो मजदूर हैं जो बेचते हैं वो भी काफी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो लोग भी काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं शालूबेन की तरह। हम लोग कुछ वैसा ही मांग कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि इनको सम्मानित किया जाए और हमारे देशों में इनको सपोर्ट किया जाए, इनका सम्मान किया जाए और इनको समर्थन दिया जाए। कि ये हमें देखना है कि कोविड के समय कितने लोगों ने अपना घर खोया है, कितने लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं और रोज रोज खाने को भी नहीं मिल रहा है। काफी दुकानदारों ने अपनी वो लोग अपनी आय खो चुके हैं और संकटों से पूरी तरह जूझ रहे हैं। तो हमें उनका समर्थन करना है। हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ कोविड की समस्या नहीं है, ये चुनौतियां, चैलेंजेस जो हमारे आगे आ रही हैं, हमारा जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। ये कोई नई चीज नहीं है। जो हमारे रास्ते के मजदूर हैं, रास्ते में जो बेचते हैं, उनके लिए हमारे सिस्टम में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। हमें उनका समर्थन जोर शोर से करना है। काफी लोग टूट चुके हैं, काफी लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही है और उनको किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। और काफी लोग अपने दोस्तों के ऊपर निर्भर हैं, दूसरे परिवारों के ऊपर निर्भर हैं और रोज रोज वो सहायता मांग रहे हैं इस महामारी के दौरान। तो मेरे को लगता है कि हमें उनकी आवाज सुननी है और इस दौरान लोगों उनको लाइसेंसेस नहीं मिल रही हैं और इसके लिए उनको काफी शोषित किया जा रहा है। हम लोग काफी कैंपेन चला रहे हैं इसके विरुद्ध और उनको एक लीगल संस्था मिले, ये हम देख रहे हैं। और हमें एक जीत मिली है जनवरी में कि उसमें खाद्य पदार्थ इनको दिया जा रहा है और
ये बहुत ही एक इतिहासजनक चीज है। अब हम सरकार को कह रहे हैं इसी चीज को और आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर इसको लीगल किया जाए, इसको एक कानूनी दस्तावेज दिया जाए और इस समाज में ये इनको इनका समर्थन किया जाए और सरकार को इनके व्यापार में मदद करनी चाहिए और आर्थिक मदद सबसे जरूरी है। और हम काफी लोगों को अपना ओनरशिप लागू करने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है उसमें सुधार लाना है और छोटे जो व्यापार हैं उनको थोड़े मदद करनी होगी और भाईचारा और जो अनौपचारिक क्षेत्र में हमारे कामगार हैं उनको फंड देने की जरूरत है और सरकार से हमें यही मदद चाहिए। The state created the first of its kind $2.1 billion fund to fund the excluded workers to make sure इससे जो बाहर हैं उनको वो पैसे दिए जाए, वित्त दिया जाए और इसमें जो है पहले 2 महीने में ये हुआ। अब जो है हमने वो प्रक्रिया फिर शुरू किया है उसी सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो और ज्यादा लोगों का वित्त पोषण करे, किसी को बाहर ना रखा जाए और सब जो है पुनरुत्थान के रास्ते पर चले। और जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो पूरे विश्व भर में जो काम हो रहा है उससे जुड़ा हुआ है और हमारी सारी समस्याएं ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही प्रकार के हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है उनको मदद करना चाहिए और अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को बाहर नहीं होना चाहिए। वो जो है अर्थव्यवस्था को चलाते हैं उनको बाहर नहीं रखना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद मोहम्मद और बहुत बहुत मुबारक। आपने दो बहुत बड़े बड़े जो है विजय हासिल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत ही बढ़िया समाचार आपने हमें दिया है। छोटी छोटी जो जीत है उसका उत्सव जरूर मनाना चाहिए। आपने हमारे साथ ये साझा किया है। और इसके बाद एक प्रश्न मैं शालिनी को पूछना चाहूंगी। आप हमें बताइए कि हमने जो है 3 शहरों के बारे में सुना, जैसे दिल्ली के बारे में सुना और आपने जो है एक अनुसंधान किया है। हम चाहते हैं कि आप दोबारा हमें बताइए कि जो विस्तारित जो चित्र है वो क्या है, क्यों पुनरुत्थान इतना महत्वपूर्ण है और क्यों ये हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये है जिस तरह से इसको होना चाहिए और जिस तरह से सरकार को इसे देखना चाहिए और आर्थिक जो पुनरुत्थान का जो योजना है वो ठीक से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत ही विशेषाधिकार है मेरे लिए कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये प्रश्न मुझसे पूछा गया है और जो अनुभव और जो परिप्रेक्ष्य हमने अभी अभी सुना दिल्ली से, अक्का से, न्यूयॉर्क से, वो जो अनुभव है वो इस बात पर रोशनी डालता है कि वैश्विक जो रोजगार की स्थिति है वो कैसी है। और हम जो है इन शहरों के बारे में 2 तरह से सोचे। पहला है ये है कि वैश्विक रोजगार संरचना में ये क्या हो रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो संरचना है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो जो है पहले की तरीके से थे या फिर अभी का जो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो विचार है
कि रोजगार किस तरह से लोगों को मुहैया कराया जाए, ये चैट में भी ये बात हुई। हम जो है अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये देखना है, जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो लोग काम करते हैं अनौपचारिक कामगार के रूप में, और एक उनके लिए व्यवस्था की जाती है, और जो है चाहे वो औपचारिक व्यवस्था हो चाहे अनौपचारिक व्यवस्था हो, परंतु इसकी व्यवस्था की जाती है, तो वो उसका एक मापदंड होता है। और नियोक्ता जो है उनको जो है किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए, और इस तरह से जो है जो रिस्क दिया कि सरकार के पास जो है तरीके हैं, और वो जो है एक व्यवस्था कर सकते हैं औपचारिक क्षेत्र में है, परंतु क्योंकि उनको मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि एक वर्कर जो है उसका एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसके साथ जैसे कि हमने ये देखा कि कोविड के दौरान जो अनौपचारिक क्षेत्र के हमारे कामगार थे, वो जो है लॉकडाउन से, बीमारी से जो है बहुत ही संकट की स्थिति उनके जीवन में आ गई, और उससे जो है और उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण या आर्थिक समर्थन नहीं मिला। और ये जो है काफी लंबे समय से ये महामारी चल रही है, और इसलिए उनको अपने बचत में से पैसे निकाल कर जो है खाना खरीदना पड़ा, आजीविका के लिए पैसे निकालने पड़े। और जो है इसके साथ कुछ पुनरुत्थान जरूर हुआ है अगर हम कमाई की बात करें, परंतु जब कमाई बहुत ही कम थी, जैसे कि मोहम्मद ने कहा, हमें इसके बारे में विस्तार से बताया, 6% हो गया, तब होता ये है कि उनको अपने बचत पर निर्भर करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने जीवन को बचा सके। और इससे पहले इसके पीछे की जो कहानी है, जो बहुत कुछ इस दौरान उन्होंने खोया, जैसे कि हम जो है अगर वैश्विक तस्वीर को देखें, तो जो हम देखते हैं कि जो हमारे संगठन है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जो है सुरक्षा की बातें हो रही हैं। परंतु अब इसका दूसरा भाग है, जो सरकार का दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि हमने जो है सरकार या फिर जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसको देखा है, परिदृश्य को देखा है, और उसमें हमने ये देखा कि पुनरुत्थान बहुत ही कम है, और अधिकतर जो कामगार हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, और जो है पुनरुत्थान तभी हो सकता है जब उनको पूरी तरह से हर एक तरफ से उनको समर्थन मिले। और जब क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान हो, अर्थव्यवस्था में जो है और अर्थव्यवस्था सशक्त हो, तो उसमें हमें उपाय करने की जरूरत है। और इसके साथ जो है मैं ये समझती हूँ कि ये काफी व्यापक है, और कई बार इसमें गलतफहमियां हो जाती हैं, और जो है रोजगार किस तरह का, इसकी संरचना क्या है, और ऐसा बहुत समय से चल रहा है, क्योंकि हमारी जो नीति संबंधित विचार हैं, या चाहे वो हमारे औपचारिक क्षेत्र के लोग हो या फिर उद्यमी हो, ये जो हमारी रोजगार की संरचना है उसके अलग अलग संगठक हैं, और हम जानते हैं चाहे वो महिला कामगार हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो और बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं इस समय, और क्योंकि उनकी आय जो है बहुत निम्न है, और इससे जो है जिनके पास संग्रहित शक्ति है वो ही इसमें सफल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना है कि सरकार काफी दबाव में रहती है, और जो है पुनरुत्थान योजना के लिए बहुत सारी चीजों की, तंत्रों की जरूरत होती है, और ऐसी योजना ये होती है कि हम एक वन स्टॉप केंद्र खोले। तो इस तरह के विचार बहुत समय से जो है चल रहे हैं, परंतु हम अपने विगत चीजों को भूल नहीं सकते हैं,
तीसरी बात यह है कि जो रोजगार का जो केंद्रीयकरण है उसको देखने की जरूरत है, और जो है हमें ये देखना होगा कि रोजगार मिलने पर ही पुनरुत्थान हो सकता है, परंतु कोई भी रोजगार नहीं, जैसे कि आप जो है दिखा रहे हैं कि इतनी नौकरियां आ गई हैं या पुनरुत्थान हो रहा है, नहीं, ये आपको जो है रोजगार बढ़ाना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, और या फिर आपको कुछ ऐसे उपाय या कदम उठाने होंगे जिससे कि आप इनको सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ जो है वसूली की जो योजनाएं हैं, जिन अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं, ये इसको इस तरह से बनाना होगा जिससे कि लाभ इनको मिल सके और इनको जो है गुणवत्ता संबंधी रोजगार मिले। और इसके साथ यदि इसे ऐसा बनाया जाए वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के सहभागिता के साथ और जो है सप्लाई चेन्स के साथ भागीदारी के साथ अगर बनाया जाए तो भविष्य में ये लाभप्रद हो सकता है, परंतु साथ में हमको ये देखना होगा कि किस प्रकार से जो है हम इसे आगे ले जा सकते हैं। जो बात हमने की उसमें आम बात जो निकल कर आई वो ये था कि सामाजिक सहायता की कमी, और इसके साथ जैसे कि हमने ये देखा कि ये बहुत ही असंतुलित था, इसका ठीक से वितरण नहीं हुआ है, और जो पुनरुत्थान की जो योजना है वो उसमें जो है इनको इसका कार्यान्वयन करने में जरूर समय होगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है और 2 साल से जो है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको खाने का सामान नहीं मिल रहा है या फिर एक वक्त खाना मिल रहा है। और इसके यहाँ पर आप जानते हैं कि ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार की जो दृष्टिकोण से सरकार के उपायों से जो आजीविका की योजनाएं हैं वो पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं हो सकती हैं, और इसके साथ जो है उनको जिसकी हमें इस समय जरूरत है वो है एक संपर्क या फिर एक नीतिगत प्रक्रिया की जरूरत है, जहां पर अनौपचारिक क्षेत्र के में जो काम करते हैं उनको इंसान के रूप में देखा जाए और उनको समर्थन दिया जाए, क्योंकि अगर सरकार जो है वो अपने पुराने वाहनों का अगर इस्तेमाल करेंगी तो फिर उससे कोई काम नहीं बनेगा। तो हमें ये कहना है कि सबसे पहले जो है उनकी सामग्री संबंधी जो आवश्यकता है उसको पूरा कीजिए, और एक ऐसा तरीका निकाले जिससे कि लोगों की क्षमता संवर्धन हो और उनके जो वैक्सीन, उनके वर्किंग कैपिटल, इनमें बढ़ोतरी की जाए और वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर में काम करे, और इससे जो है उनको संरक्षण तक उनके पहुंच को बढ़ाया जाए जिससे कि इनको समर्थन मिले और ये समावेशी बने, और इच्छा होनी चाहिए जिससे कि उन चीजों का हम इस्तेमाल करें जिससे पहले कभी नहीं किया गया, क्योंकि समावेशी जो विकास है वो तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ें और एक ऐसा उपाय बनाएं जिससे आप इसे कानूनी रूप से जो है इसे लागू करें और इस संरचना को ऐसा बनाएं जो सबके लिए पर्याप्त हो और एक अनौपचारिक रोजगार लोगों को मिले जिससे उनकी आजीविका जो है कुछ ठीक हो। ये कुछ ऐसे विचार थे जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साली। और वो लोग जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं उनकी जो संख्या है, सरकार को इनकी प्रतिशतता के बारे में, संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो इतना बड़ा है कि उनको जो है नजरअंदाज किया जा सकता है
और जो हमारे नीति निर्माता हैं वो इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी इसका ध्यान नहीं करते हैं ये देखने के लिए कि अनौपचारिक क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिस आपने अपने विचार यहाँ पर रखा और आपने हमें बताया कि किस तरह से हम बेहतर रूप से वापस आ सकते हैं और महिलाओं की जो आवश्यकताएं हैं उसको हमें पूरा करना है कि कैसे जो है इस अवधि में जो पुरुष और महिला दोनों की आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करना चाहिए। वो एक नहीं है, अलग है। और ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो प्रशासन का काम है या कागज भरना है, फॉर्म भरना है, दस्तावेज तैयार करना है, ये बहुत ही जटिल काम है। ये जो है प्रशासनिक काम है और हमारी जो टेक है, हमारी जो आसूचना विभाग है, स्मार्टफोन्स जिनका जो अधिकतर लोगों के पास है उससे जो है सरकार इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं और इन चीजों को दस्तावेजों को सरल बनाए जिससे कि अनौपचारिक क्षेत्र के लोग जो है सहजता से इनको भर सके, ये दस्तावेज बना सके, उनको एक परिचय मिले और साथ में जो है उनकी आवाज भी सब सुने। हमारे पास कुछ समय है प्रश्न उत्तर के लिए और कुछ टिप्पणियां जो आ रही हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। कुछ प्रश्न मेरे पास इस समय है पर और अगर आपके पास और कोई प्रश्न है तो आप चैट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। जॉनसन के लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सुरक्षा उपाय के लिए आपके पास क्या कोई सूचना है कोविड-19 के समय में और आप जो है कचरा बीनने वालों के साथ काम करते हैं। जॉनसन ये प्रश्न आपके पास है। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, ये हुसैफा को है न्यूयॉर्क से जो है। आपका जो प्रश्न है कि आपकी राय में आप किस तरह से जो है रिसाइकलिंग का जो काम है उसको आप उसकी संख्या को आप कैसे बढ़ाएंगे। जॉनसन आप उत्तर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सुरक्षा उपाय जो ये कर्मी जिसका उपयोग कर रहे हैं वो ये है कि हमें कानून लाना होगा, उपकानून लाने की जरूरत है लैंडफिल वर्कर्स के लिए जिससे कि पीपीज उनको मिलना चाहिए। जो हेलमेट्स, सेफ्टी शूज इनको मिलना चाहिए और एसोसिएशन के स्तर पर हम इन कामगारों को ये चीजें देते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किस तरह के किया जाता है और इसके साथ हमने उसको बताया है कि साइट में कौन कौन सी चीजें उपलब्ध होंगी। जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह से साफ किया है और हम उनको शिक्षित करते हैं कि किस तरह से उनको जो है मेडिकल वेस्ट से अपने आप को अलग रखना है और साथ में जो है किस तरह से कचरे से उनको दूर रहना है और ये सुनिश्चित करने किया कि वो जो है एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें इन कचरों से। और उसके साथ बहुत सारे प्रशिक्षण हम करते हैं और उस साइट में प्रवेश करने से पहले आपको पीपी पहनना होगा, ये अनिवार्य है। ये हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसके लिए। अब हुसैफा के पास मैं जाऊंगी न्यूयॉर्क में कि किस तरह से जो है हम रिसाइकलिंग को बढ़ा सकते हैं।
hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, lo que no trae los 5 centavos para New York, hay mucho material que se puede. और मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसी सामग्री हैं जो हमें भेजा जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक है, और प्लास्टिक हमें दिया नहीं जाता है, और जो पानी की उत्पाद है वो हमें भेज नहीं दिया जाता है, और ये सारे हमको मिल नहीं रहा है, तो हम इसको बेच नहीं पाते हैं, और बहुत सारी चीजें हम रास्ते में छोड़ देते हैं क्योंकि हम न्यूयॉर्क में उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं, और हमें जो है ये नहीं मिल पाता है। इसमें हो सकता है कि हमें और चीजें मिले, जैसे कि बोतल है या फिर वाइन की बोतलें हैं, और हम उसके साथ काम कर सकते हैं, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, और वो बहुत ज्यादा पर्यावरण अनुकूल होगा। और हम जैसे कि दूध के गैलन को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ड्रग्स को कर सकते हैं, बहुत सारी सामग्री हैं उसका रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, परंतु हमारे पास जगह नहीं है उसको भंडारण के लिए, इसलिए हम कर नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी समस्याएं हैं, इसका मतलब क्योंकि और चीजों का रिसाइकलिंग होना चाहिए, और जगह की कमी है। इन चीजों के भंडारण के लिए जगह की जरूरत होती है। और इसके बाद जो है एक कमेंट मैंने देखा है, वो कमेंट ये है कि हमें जो है आर्थिक रूप से वापसी करना है, अपनी स्थिति को सुधारना है, और कोऑपरेटिव्स की तरफ हम जा सकते हैं, और एक बहुत अच्छे सोच होना चाहिए आर्थिक दृष्टि से, और कोऑपरेटिव की स्थापना होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मैं पहले देख रही थी, जो कागजी दस्तावेज है, क्या लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से नेविगेट किया जा सके, जो वित्तीय रिपोर्टिंग है, कानूनी जरूरतें हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। ये मैं ग्रुप को पूछना चाहूंगी प्रश्न। और माइक के लिए भी एक प्रश्न है, माइक या सैली को, कि कौन कौन सी नीति का उन्नयन जो है हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं, और क्या ये लाभप्रद रहा है, क्या अनौपचारिक क्षेत्र के लिए ये लाभदायक रहा है या नहीं। माइक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे लिए लाभप्रद रहा है कि पहली बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ये अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को मान्यता दी है, और इसका जो प्रभाव है कोविड का उसको इन्होंने समझा है, और हमारे अनौपचारिक क्षेत्र के योगदान को भी उन्होंने सम्मान और मान्यता दिया है, और काफी आशावादी थी कि नीति जो है वो सच्चाई को सामने लाएगी। और इसके साथ जो है सतत विकास के जो लक्ष्य है वो इसमें निकल कर आएगा, ये हमारी आशा थी। और इसके साथ जो है नीति जो बनाई जाएगी वो और अधिक सृजनात्मक होगी। और जो सैली ने अभी हमको बताया राष्ट्रीय पुनरुत्थान योजना के बारे में, हमने देखा है कि हमारे बहुराष्ट्रीय संगठनों में भी ये देखा है, परंतु यहाँ पर सृजनात्मक तत्वों की कमी रहती है, और जो साबित हुए नीति है उनकी कमी है। कुछ जो मानवीय पूंजी है उसको बढ़ाना, और ये पृष्ठभूमि में बहुत समय से रहा है। और जो शक्ति का संतुलन है कामगारों के और
नियोक्ताओं के बीच में। अन्य जो नीतियां हैं वो काफी स्पष्ट हैं, जैसे कि वित्तीय समर्थन की मांग उन क्षेत्रों में जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उसके कोई आंकड़े नहीं है। पुनरुत्थान की बात करें कि इसमें सूक्ष्म क्षेत्रों में कुछ स्थिति में सुधार हुई है, पर अनौपचारिक क्षेत्र में नहीं। किस तरह से हमें सृजनात्मक बनना है, और इसके साथ इसमें एक जो सकारात्मक चीज निकल कर आई है वो ये है कि मान्यता, और ये जो है मितव्ययता का समय नहीं था। और इसके साथ जो है बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में जो है मितव्ययता पर ध्यान दिया गया है, और उन्होंने जो है वित्तीय चीजों के बारे में बातचीत हुई है। इस संकट के दौरान बहुत सारी ऐसी नीतियां हुई हैं जो काफी नुकसानदायक थी, जैसे कि बहुत सारे जो बहुराष्ट्रीय संगठन ने समाधान लेकर आए हैं कि किस तरह से जो अनौपचारिक क्षेत्र में लोग थे उनको सजा दी गई, जो कुछ किया गया। कई बार जो है किस तरह से इसे किया जाए उसका कोई विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं थी, या फिर जो है प्रोत्साहन देना, कर को कम करना है, इस आशा के साथ है कि औपचारिकताओं को कम की जाएगी और ज्यादा जो है बाधाएं उत्पन्न की गई। तो मुझे लगता है ये काफी जो है बहुत ज्यादा अप्रभावी रहा है, और इसमें सृजनात्मक तत्वों की कमी थी, और कुछ जो है नुकसानदायक नीतियां तैयार की गई अनौपचारिक क्षेत्र के लिए, जिसने इन कामगारों को नुकसान पहुंचाया। जो बहुराष्ट्रीय संगठन की आप बात कर रहे हैं, और इनकी जो नीतियों को देखा जाए बहुत ही व्यापक स्तर पर, तो नीतियां जो है उनको ऐसे तैयार करना चाहिए जो व्यक्ति को लाभ दे, देश को लाभ दे, और जो प्रभावित लोग हैं उनको समर्थन और सहायता मिले। जिससे सैली के हमने बताया कि सृजनात्मक चीजों की कमी से और ऐसे उपायों पर जो है निर्भर रहना उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, और इसे जो है एक तात्कालिक संकट था हमारे अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों के लिए। जो सैली ने हमको बताया कि जो है सृजनात्मक चीजों की कमी, और इसका ये उत्तर है कि आप अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों से बात करें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सृजनात्मक समाधान है, विचार है, और वो स्पष्ट है कि किस तरह की समर्थन की उनको जरूरत है। तो उनको जो है संवाद में शामिल करना होगा, जब तभी वो आप समझ सकते हैं कि उनका समाधान किस तरह से हो सकता है। क्योंकि बहुत बार विशेषकर वित्त पोषित की बात होती है, तो जो स्थानीय परिप्रेक्ष्य है उसको समझना पड़ता है। सैली, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, या फिर हम अगले प्रश्न की ओर जाएं? बहुत धन्यवाद एरिना। मुझे लगता है कि जो हम व्यवस्था रोजगार व्यवस्था की बात कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन इस व्यवस्था को कर रहा है अनौपचारिक क्षेत्र में, और यही मूल प्रश्न है। बहुत सारी नीतियां हैं, विचार हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसे किस तरह से कार्यान्वित की जाए, मुख्य प्रश्न यहाँ पर उठता है। क्योंकि सामाजिक बीमा का विस्तार करना, सहायता का विस्तार करना, और एक ऐसा संगठन का आपके पास है जो पर्याप्त नहीं है जिससे कि वो इसका प्रयोग कर सके, कैसे, ये प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि जो विचार आपके पास है वो बुरे हैं,
परंतु कौन सा प्रभावी है दीर्घकाल में, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। उसके साथ वो लोग जो खतरे को दूर करना चाहते हैं या अर्थव्यवस्था की दूसरी तरह इसको फेंकना चाहते हैं, हमको ये देखना होगा प्राथमिकता कैसे तैयार की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न उठ रहा है, मैं पूछना चाहूंगी कि जो कामगार के संगठन है उसकी भूमिका क्या है, और शायद शालू बहन को पूछना चाहूंगी। प्रश्न ये है कि been the role of informal worker जो organization अनौपचारिक क्षेत्र के संगठन है उनकी भूमिका क्या रही है, किस तरह का राहत उनको मिला है उनकी जिससे कि वो पुनरुत्थान हो। शायद आपने बताया था कि आपने कुछ समर्थन दिया है अपनी बहनों को, अपने सहयोगियों को, सहपाठियों को आपने मदद किया है और अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को किया है। थोड़ा अगर आप हमें बताएं कि किस तरह से जो घर खाता मजदूर हैं उनको किस तरह की मदद मिली है इस संकट के समय में। यदि शालू बहन नहीं है तो वही प्रश्न जो है मैं जॉनसन को पूछना चाहूंगी। 500 सदस्य आपके पास हैं, तो आपके सदस्य ने किया है एक साथ मिल करके जिससे कि आप सभी व्यक्तियों की मदद कर सकें, जो कचरा बीनते हैं उनकी मदद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम करते हैं वो ये है कि जो रोल हम संघ के साथ मिलकर बना रहे हैं, हमारा एक एसोसिएशन है और उनसे हम संपर्क बना रहे हैं और सरकार भी हमारे साथ है। हम एक एडवोकेसी तैयार कर रहे हैं और इसमें हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और एक संगठन तैयार कर रहे हैं, एक टीम के हिसाब से काम कर रहे हैं और हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करें वो हम देख रहे हैं। और हम लोगों को किस तरह से संघ के माध्यम से उनको मदद करें, ये हम देख रहे हैं। किस तरह से हम उनके पास पहुंच सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। और ये लोग किस तरह से हमारे संघों के साथ मिलजुल कर काम करें, ये हम देख रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं और उनकी पूरी एडवोकेसी कर रहे हैं। धन्यवाद जॉनसन। शालिनी, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। मैं कुछ इस संदर्भ में बोलना चाहूंगी कि जो हमारे कामगार संघ हैं दिल्ली में, कोविड के समय हम, शालू बेन ने जैसे बोला कि राशन और खाद्य पदार्थ मिले और उन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में भी बताया कि सेवा ने उन्हें ये प्रदान किया और उन्होंने बताया कि जब कोई कार्य नहीं था हम उसको किस तरह से काम में लगाएं और परिवार को की मदद करें घर खाता मजदूर के द्वारा।
दिल्ली में हम कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे। दिल्ली में जो हमारी दिल्ली की सरकार है, उन्होंने काफी सुचारू रूप से इस चीज को चलाया और किस तरह से दस्तावेजों के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करें और किस तरह से दस्तावेज को ये जो हमारे जो सड़क पे जो काम करते हैं, इन लोगों को किस तरह से इसकी सहूलियत मिले, सरकार ने इसको देखा। तो दिल्ली में आधार का इस्तेमाल किया, मगर इसको किस तरह से इसकी एडवोकेसी करी जाए, किस तरह से बॉन्ड को तैयार किया जाए, ये एक चुनौती थी। और दूसरा उसने बोला कि किस तरह से हम जो हमारे घर खाता मजदूर हैं, जो सच्चे मजदूर हैं, उसको किस तरह से हम देख पाए कि किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनको सुरक्षा और सुरक्षा दे सके। और इसका जो प्रभाव है वो हमारे घर खाता मजदूर को किस तरह से राष्ट्रीय हिसाब से या सामाजिक तरीके से उसको इनके लिए प्लानिंग की जा सके, किस तरह से इनका डिजाइन किया जा सके। मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि हमारे भारत में किस तरह से अनौपचारिक क्षेत्र में जो हमारे कामगार मजदूर हैं, इसको अगर हम जमीनी तौर पर देखें तो सरकार सिर्फ एक अनौपचारिक तरीके से एक बता देती है कि हम लिंकेज करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जो ये हमारे मजदूर हैं, कुछ मजदूरों को इनके बारे में पता है, तो उनको ये मदद मिल जाती है। और जो इनकी जो आवाज जब बुलंद होती है, तब जब डिमांड करते हैं, तब इनको ये सहूलियत मिल जाती है। इसके लिए इनको अपना जो आवाज है वो बुलंद करनी पड़ती है। धन्यवाद शालिनी। मैंने देखा कि घर खाता मजदूर के लिए जो ये संघ है किस तरह से काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा सुनकर। हम अब समय खत्म हो रहा है। हम लोगों ने एकजुट होकर जो बहुत एक अच्छा समय बिताया और वीगो और ये जो हमने रिपोर्ट्स दिखी और ये सारी चीजें आपके पास मिल जाएंगी और आगे आने वाले महीनों में आप को ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे और चैट्स में आप शेयर कर सकते हैं। और मैं सब लोगों को बहुत अच्छा संध्या आपको और बहुत अच्छी तरह रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।